पहले मैं ठाकुर महास्वामी जी को प्रणाम करती हूँ। इस विशाल युवा सम्मेलन में मुझे कुछ विचार व्यक्त करने के लिए स्वामी सर्वस्थानंद जी ने मुझे आमंत्रित किया, इसीलिए मैं सर्वप्रथम उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज के इस सत्र के अध्यक्ष स्वामी ब्रह्मस्थानंद जी, रामकृष्ण मठ के सभी सन्यासी जन और आप सब लोग, आपको भी मेरा प्रणाम। और ख़ास करके मुझे कल से पता चल रहा है कि महाराष्ट्र से बहुत बच्चे आए हैं। महाराष्ट्राच्या मुलांना सुद्धा माझा मनपूर्वक प्रणाम। क्योंकि क्या हुआ कि अभी सुबह हमारे बालक संघ के, रामकृष्ण मठ पुणे के बालक संघ के बच्चे मुझे मिले जिनको 6 साल मैंने ही पढ़ाया था। तो एक बच्चा इतना स्वीटली और इनोसेंटली बोला कि मैडम हम आपके साथ हैं, हम तालियां बजाएंगे। तो मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि मैं एक पॉलिटिशियन बन गई हूँ और कैप्टिव ऑडियंस लेके हम लोग जाते हैं ना, ऐसा मेरा अपना ऑडियंस यहाँ है। तो जोक्स अपार्ट, आज जो मुझे विषय दिया गया है, डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियाज़ कल्चरल एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज एंड इट्स रिलेवेंस टू टुडेज यूथ। तो आज के पहले के सत्र में स्वामी जी ने स्त्रियों के स्थान पर बहुत अच्छे से विचार व्यक्त किए हैं। स्वामी जी के विचारों को उन्होंने स्पष्ट किया है। तो मेरा विषय जो मैं शुरू करने वाली हूँ, तो इंट्रोडक्शन में मैं पहले ऐसे 3 मेरे लिए की वर्ड्स है जो मेरा शीर्षक है ना लेक्चर का। तो उसमें से इंडियन कल्चर का मतलब क्या है, हेरिटेज किसको कहते हैं, रेलेवेंस किसको कहते हैं, और ये स्वामी जी के विचारों के प्रकाश में ये सब हमें समझने की क्यों ज़रूरत है। और उसके 2-3 पहलू जो है एस्पेक्ट्स है, तो उसमें मैं क्योंकि 20-25 मिनट में बहुत सारा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक जो पॉइंट है वो मैं लेने वाली हूँ कि स्त्रियों के स्थान के बारे में प्राचीन भारत में स्थिति एग्जाम्पल्स कैसे थे। वो ज़्यादा मैं एलेबोरेट नहीं करूँगी क्योंकि आज मेरे बाद जो निवेदिता दीदी बोलने वाली है वो भी इसके बारे में कुछ और बातें कहेंगी। दूसरा मुद्दा है राष्ट्र की कल्पना, और तीसरा है जो मेरा अपना काम का और पढ़ाई का जो विषय है, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, इन सब तक ये इंडियन कल्चर और हेरिटेज का विषय कैसे जा पहुंचता है, इसके बारे में मैं कुछ कहूँगी। तो पहले एक कोटेशन मैं स्वामी जी का ही पढ़ती हूँ क्योंकि स्वामी जी के विचार के संदर्भ में रखकर ये सब हमें जानने की कोशिश करनी है। तो स्वामी जी ने एक जगह ऐसा कहा था, कोलंबो टू अल्मोड़ा ये जो व्याख्यान है उसमें एक व्याख्यान में उन्होंने कहा था, लुक बैक एज फार एज यू कैन, ड्रिंक डीप ऑफ द इटर्नल फाउंटेन्स दैट आर बिहाइंड, एंड आफ्टर दैट लुक फॉरवर्ड, मार्च फॉरवर्ड एंड मेक इंडिया ब्राइटर, ग्रेटर, मच हायर दैन शी एवर वॉज। तो ये जो है ये मेरी व्याख्यान की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण थीम है, क्योंकि रिलेवेंस संस्कृति का, ये कल्चर जो वर्ड है ना इंग्लिश, उसका भाषांतर हम संस्कृति करते हैं। वैसे देखा जाए तो प्राचीन संस्कृत लिटरेचर में ये संस्कृति शब्द हमें नहीं मिलता। तो संस्कृति जो है ये कल्चर का भाषांतर है, और संस्कृति का रिलेवेंस अगर हमें परीक्षण करना है तो आज भी ये संस्कृति जीवित है, ये पहले हमें ध्यान में रखना चाहिए। कुछ उदाहरण के साथ मैं शुरुआत करती हूँ कि 10,000 वर्षों तक पुराने मंत्र लेकर आज भी उसी संस्कृति में हम कैसे जी रहे हैं, इसके ये कुछ उदाहरण है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि मेरी बेटी भी कॉलेज जाती है तो बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में मैं भी अपडेट हो जाती हूँ, जैसे चॉकलेट डे वगैरह वगैरह ऐसा कुछ होता है ना। तो मुझे लगता है ये ट्रेडिशनल डे, चॉकलेट डे, ये सब डेज होते हैं, उनके बारे में कभी बच्चों के मन में इनका रेलेवेंस क्या है ऐसा सवाल नहीं उठता। पर भारतीय संस्कृति ऐसा शब्द उच्चारण करने से पता नहीं बहुत सारे लोगों का एलर्जी ऐसा हो जाता है कि भारतीय संस्कृति का कुछ रेलेवेंस है क्या, अगर है वो क्या है। वो ये भूल जाते हैं कि उसी संस्कृति में तो हम जी रहे हैं। तो उसके कुछ उदाहरण आपके आसपास जो बिखरे हुए हैं वो मैं थोड़ा इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हूँ। पहली बात तो यह है कि आज भी विविध संस्कार किए जाते हैं और समन्वय से जुड़ी हर बात भारतीय मन को आकर्षित करती है। जैसे उदाहरण देना है तो गणपति का उत्सव आता है महाराष्ट्र में, तो गणेशोत्सव बहुत ज़ोर शोर से मनाया जाता है। तब गणपति की पूजा में ब्रह्मणस्पति का जो सूक्त होता है
वो भी तो वेदों से ही लेकर हम गाते हैं। फिर वास्तु शांति का संस्कार होता है, वहाँ भी वैदिक सूक्त या मंत्र ही होते हैं, क्योंकि मैं खुद पौरोहित्य सीखी हूँ और मैं करती हूँ। मुझे हॉर्स राइडिंग भी आती है और पौरोहित्य भी आता है, तो इसलिए स्वामी जी को समझने की कोशिश मैं अपने तरीके से खुद करती हूँ। तो वास्तु शांति का संस्कार होता है, उसमें वैदिक मंत्र होते हैं। उपनयन संस्कार आज भी किए जाते हैं, उनमें जो प्राचीन गायत्री मंत्र की उपासना होती है। फिर विवाह संस्कार होते हैं, वैदिक विवाह संस्कार, तो ऋग्वेद और अश्वलायन गृह्य सूत्र से ही मंत्र लेकर किए जाते हैं। और ये प्राचीन बातें हुई। थोड़ा हम आगे आते हैं तो कुछ साल पहले दूरदर्शन पे मिले सुर मेरा तुम्हारा, याद है ना? तो पंडित भीमसेन जोशी जी ने बहुत अजरामर कर दिया। तो ये जो मिले सुर मेरा तुम्हारा, ये जो स्वर गूंजने लगते हैं तो हर एक भारतीय के मन में आनंद की लहर उठती है। यही तो भारतीय जो मर्म है वो उसमें हमें मिलता है कि मिले सुर मेरा तुम्हारा। और फिर उससे भी थोड़ा आगे चलते हैं तो इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत की बहुत सुंदर ऐड आती है दूरदर्शन पे, और उस ऐड से अतिथि देवो भव, ये स्लोगन, ये कैच लाइन बहुत लोकप्रिय हो गया है, याद है ना? अतिथि देवो भव, ये जो कैच लाइन है वो तैत्तिरीय उपनिषद से ही ले गई है। फिर उससे आगे चलते हैं तो सत्यमेव जयते, ये प्रोग्राम भी बहुत लोकप्रिय हुआ। तो सत्यमेव जयते ये जो शब्द है वो भी मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं, ये हमें पता नहीं होता। तो प्राचीन संस्कृति के ही ये सब अंश हमारे जीवन में ये दिखाई देते हैं। और फिर आज के ज़माने में LIC जो है ना, तो LIC ने भगवान कृष्ण का रूप धारण कर लिया है। कैसे? उनका जो बोधवाक्य है ना, योगक्षेमम वहाम्यहम, वो भी भगवत गीता से लिए गए शब्द है। तो ये जो संस्कृति के उदाहरण है, और जहाँ संस्कृति और सभ्यता का हमें प्रतिबिंब मिलता है, लेकिन ये जो पुराने संदर्भ में है इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर ऐसा है तो बार बार ये रेलेवेंस ढूंढने की बात और सवाल सामने क्यों आती है? शायद इसका कारण मुझे ऐसा लगता है कि ये सब जो संस्कार है, पूजा पाठ है, ये सब एक कर्मकांड बनकर रह गए हैं। इनके पीछे जो मर्म है, छिपा है, वो कभी हमारे सामने नहीं आता या हमारे बड़े लोग समझाने की कोशिश नहीं करते। इसीलिए हम कल्चर, हेरिटेज, स्पिरिचुअल, ये जो रेलेवेंस, ये सब शब्द है, इनका फिर एक बार अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। ये इंट्रोडक्शन में मैं आपको सब कह रही हूँ। तो संस्कारों के लिए उनकी व्याख्या करते हुए पाराशर गृह्य सूत्र एक प्राचीन ग्रंथ है, उस पर हरिहर नामक भाष्य लिखा गया था। तो उसमें एक बहुत सुंदर श्लोक है, वो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। चित्रकर्म यथानेकैः रंगैः उन्मील्यते शनैः मानव्यमपि तद्वत् स्यात् संस्कारैः विधिपूर्वकैः। ये जो श्लोक है इसका अर्थ है, अनेक रंग भरने से चित्र जैसे धीरे धीरे खिल उठता है, वैसे ही विधिवत संस्कारों से मालव्य खिल उठता है। इसीलिए जीवन में संस्कारों की आवश्यकता होती है। और कल्चर का मतलब, अगर भारतीय संस्कृति ऐसा शब्द उच्चारण करे तो ऐसे कुछ स्टीरियोटाइप आंसर्स मिलते हैं। जैसे लोगों को लगता है कि सब ये जो उत्सव है, त्यौहार है, तब जो कुछ किया जाता है वही संस्कृति है। तो संस्कृति का मतलब भी हमें दो कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा समझना चाहिए कि पहला है इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझते वक्त ये याद रखना चाहिए कि संस्कृति में रूट वर्ब है सम प्लस क्रू या संस्कृ, जिसका मतलब है टू रिफाइन। तो ये रिफाइनमेंट है वो इसमें अपेक्षित है, बाकी का कर्मकांड है वो बाह्य अंग है। तो इसके जो पहलू होते हैं कि एक है आदि भौतिक, दूसरा है आध्यात्मिक, जिसको मटेरियल या मेंटल या स्पिरिचुअल कल्चर बोला जाता है। तो आदि भौतिक जो है, मटेरियल कल्चर है ना, उसमें हम ये सब कला की बात करते हैं, हमारी ऐतिहासिक वास्तु होती है, वो हमारी संस्कृति का अंग होता है, कर्मकांड होते हैं, पूजा पाठ, उत्सव, ये सब मटेरियल कल्चर में आता है। और दूसरा जो एस्पेक्ट है आध्यात्मिक, वहाँ ज़्यादा हम वैल्यूज़ की, मोरालिटी की, एथिक्स की बात करते हैं। और व्यष्टि और समष्टि का विचार, व्यष्टि माने एक इंडिविजुअल, समष्टि माने यूनिवर्सलिटी, इनका विचार मेंटल कल्चर में होता है। और थोड़ा वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट की तरफ भी देखें ना, तो ये कल्चर शब्द का जो ओरिजिन है वो कल्चुरा, ऐसा लैटिन वर्ड है, और उसका प्रयोग इंग्लिश लिटरेचर में 18th और 19th सेंचुरी में पहली बार किया गया। और तब उसका मीनिंग ऐसा था, इट वॉज टू कनोट अ प्रोसेस ऑफ कल्टिवेशन एंड इम्प्रूवमेंट। जैसे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हम वर्क कल्चर बोलते हैं ना, वो उसमें कल्चर शब्द का प्रयोग होता था।
और 19वीं सेंचुरी में वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में यह शब्द थोड़ा और विकसित हुआ, डेवलप हुआ, और उसका अर्थ हुआ रिफाइनमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, स्पेशली थ्रू एजुकेशन एंड देन टू द फुलफिलमेंट ऑफ नेशनल एस्पिरेशंस। तो संस्कृति हमारे राष्ट्र तक जहाँ पहुँचती है ये याद रखना चाहिए। सिर्फ उत्सव मनाना संस्कृति नहीं है, एक तरीके के कपड़े पहनना ये भी संस्कृति नहीं है। राष्ट्र तक, राष्ट्र के विकास तक ये विचार पहुँच जाना चाहिए, ये संस्कृति का सही मतलब है। तो कंक्लूडिंग इसका जो करना है, तो हमें पता चलता है कि विजिबल और इनविजिबल एस्पेक्ट्स होते हैं संस्कृति के। विजिबल में जैसे बिहेवियर होता है, ईटिंग हैबिट्स होती है, क्लोथिंग होता है, हम कल्चरल प्रोग्राम्स अटेंड करने की बात करते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस की बात करते हैं, ये सब विजिबल एस्पेक्ट्स है। और इनविजिबल में हमारे जो बिलीफ सिस्टम है, वैल्यूज़ है, कस्टम्स है, एक्सपीरियंसेस है, एंड इट्स लाइक अ मेंटल सॉफ्टवेयर कि उसी के हिसाब से हम रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। तो भारतीय संस्कृति की विशेषताएं क्या है? ये बहुत 10,000 से भी ज़्यादा वर्ष पुरानी संस्कृति है, ये एक अखंडित परंपरा है, समन्वय ये इसका आत्मा है, और काल के हर जो एक फेज़ है उसमें संस्कृति संगम करने की प्रवृत्ति है। और दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि एक सामाजिक संपत्ति है, ये किसी एक जात की या किसी विशिष्ट पंथ की ये संपत्ति नहीं है, ये सामाजिक संपत्ति है। और फिर हम हेरिटेज ये शब्द समझने की कोशिश करें तो इसका अर्थ ऐसा मिलता है कि all the qualities, traditions or features of life that have continued over many years and have been passed on from one generation to another। और relevance का मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति, कृति, विचार या तत्व का हमारी निजी जिंदगी में या राष्ट्रीय जीवन में महत्वपूर्ण होना या वैशिष्ट्यपूर्ण होना। तो इसीलिए हम थोड़े ये कीवर्ड्स हमने देख लिए, और ये जो मिले सुर मेरा तुम्हारा ये जो है ना, तो उसका ही प्राचीन रूप ऋग्वेद में क्या मिलता है? संगच्छध्वम संवदध्वम। ये जो ऋग्वेद का सामनस्य सूक्त है, शायद आप में से कितने लोगों का संस्कृत था स्कूल में? थोड़ा हाथ ऊपर करके। अच्छा, हाँ, डिप्रेसिंग सिचुएशन नहीं है, अच्छा है। तो नहीं घबराइए नहीं, जिनका संस्कृत नहीं था, मैं देवहा देवो देवा का पाठ नहीं पढ़ाने वाली हूँ, मैं बस पूछ रही थी। क्योंकि जो लोग अभी 5-6 सालों में 9th या 10th पूरा कर चुके होंगे, शायद उन्होंने मेरा लिखा हुआ जो पाठ है 9th स्टैंडर्ड में, कृषि वल मित्रम करके आउल पर एनवायरमेंट और कंजर्वेशन के लिए मैंने वो पाठ लिखा था, शायद उन्होंने वो पढ़ा होगा, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी लिखे होंगे, इसीलिए मैंने बस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछा। तो ये जो ऋग्वेद का सूक्त है संगच्छध्वम संवदध्वम, इसका जो 4 मंत्र है उसमें, वो सब मैं तो नहीं पढ़ाऊँगी, लेकिन उसका जो जिस्ट है वो ऐसा है कि आप सब के विचार समान हो, आपस में स्नेहपूर्ण वार्तालाप हो, आप सबका मन समान हो, आपको ज्ञान प्राप्त हो, प्रार्थना एक हो, संकल्प एक हो, हृदय एकविध हो, मन समान हो, जिससे आपका परस्पर कार्य पूर्ण रूप से संगठित हो। ये उसका मीनिंग है, और वही उसका ही आधुनिक रूप है मिले सुर मेरा तुम्हारा। रेलेवेंस देखने की ज़रूरत है, तो बहुत सारे क्षेत्र में रेलेवेंस देखने की ज़रूरत तो है ही, लेकिन मर्यादित समय में बोलने के लिए मैंने जैसे कहा, मैं स्त्री का स्थान जो प्राचीन संस्कृति में कैसा था, राष्ट्र कल्पना कैसे डेवलप हुई, और इकोलॉजी एनवायरनमेंट तक ये विचार कैसे पहुंचता है, इसके बारे में बस 2-3 मिनट में कुछ बोलने वाली हूँ। स्त्री का स्थान जो है उसके बारे में स्वामी जी ने बहुत बातें कही है, विवेकानंद जी ने भी इसके बारे में कैसा कहा है। मैं एक कोटेशन पढ़ने वाली हूँ कि उसका जो सोल्यूशन है कि एजुकेट योर वुमेन फर्स्ट एंड लीव देम टू देमसेल्व्स एंड दे विल टेल यू व्हाट रिफॉर्म्स आर नेसेसरी फॉर देम। ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि मैं इतने सालों से देखती हूँ ना, बहुत सारे पुरुष लोग ही व्यासपीठ से कहते हैं कि स्त्री शक्ति जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। मुझे पता नहीं चलता यानी क्या जागरूक होना चाहिए। तो ज्ञान शक्ति जागृत होने की बात महत्वपूर्ण है, और ये ज्ञान शक्ति सिर्फ महिलाओं में नहीं, पुरुषों में भी जागृत होनी चाहिए, क्योंकि ये महिला जिस समाज में, जिस घर में रहती है, वो लोगों की सत शक्ति जो है ना, वो भी जागृत होनी चाहिए, क्योंकि ये जो असभ्य विचार है वही असभ्य कृति में बदल जाते हैं। इसीलिए समाज के हर घटक को सत शक्ति का जागरण करने की ज़रूरत है। अगर हम प्राचीन काल का रेफरेंस देख ले तो हर एक समाज में ये याद रखना चाहिए कि स्त्रियों की सांस्कृतिक स्थिति कैसी है, उस पर उस समाज का जो सांस्कृतिक स्तर है वो डिफाइन होता है।
और वेदों के काल के बारे में हम देखें तो तब तो बहुत ही सुंदर स्थिति थी। और ज़्यादा स्वामी जी ने भी वेद और उपनिषद काल का रेफरेंस दिया है। वेदों का रेफरेंस देखें तो स्त्रियों को बहुत उत्तम आध्यात्मिक और बौद्धिक स्वातंत्र्य था, उनको अच्छी शिक्षा मिलती थी, उपनयन संस्कार होता था। फिर उपनिषदों के बारे में गार्गी और मैत्रेयी के उदाहरण दिए जाता है। महाभारत में बहुत सारी स्त्रियों के उज्जवल चरित्र मिलते हैं। और वाल्मीकि रामायण में अगर हम बस एक राम सीता रावण की कहानी बाजू रखकर थोड़ा सोशियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखकर हम पढ़े ना, तो बहुत सारे सुंदर रेफरेंस हमें मिलते हैं। एक श्लोक मैं आपको बताती हूँ। सुंदर कांड का संदर्भ है जहाँ हनुमान जी सीता जी को ढूंढने के लिए आए हैं और सीता जी उनको नहीं मिलती, तो एक जगह उनको ऐसा लगता है कि यहाँ हम उनकी राह देखते हैं। तो उनका विचार क्या था? वो बोलते हैं कि संध्या काल मनाहा श्यामा ध्रुवमेष्यति जानकी नदीम च इमाम शुभ जलाम संध्यार्थे वरवर्णिनी। इसका मतलब है यह संध्या का समय है, माने प्रातःकाल की संध्या का समय है। इसमें मन लगाने वाली सुंदर जानकी संध्याकालिक उपासना के लिए इस पुण्य सलीला नदी के तट पर अवश्य पधारेंगे। ये बस मेरे लिए खाली श्लोक नहीं है, इसमें मुझे बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि संध्या जो की जाती है वो उपनयन संस्कार के बाद की जाती है। इसका मतलब है सीता जी को बहुत अच्छी शिक्षा मिली थी, उनका उपनयन संस्कार हुआ था और वह संध्या करती थी, और हनुमान जी भी ये बात जानते थे। तो इसका मतलब है कि सीता जी का उपनयन, ये मुझे एक श्लोक से, मेरे लिए वाल्मीकि रामायण खाली कहानी नहीं है, उसमें ये जो सोशियोलॉजिकल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए आगे का अगर हम उदाहरण ले लेते हैं उपनिषदों के बारे में, स्वामी जी ने क्या कहा था? Thus arose in India the great questions about the soul and God, and these came from the mouth of a woman. ये गार्गी मैत्रेयी का जो संदर्भ है। और फिर हम थोड़ा अभी आधुनिक वैदिक और उपनिषद काल की बात तो की गई, और इसी सुंदर भारत में अब क्या हुआ? 1 महीना पहले हमारी ही एक बहन को बहुत ही घृणास्पद अनुभव को सामना करते हुए सिंगापुर के अस्पताल में अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके लिए समाज का बहुत सारे लोग जिम्मेदार हैं। तो इसीलिए संस्कृति का अभ्यास होना ज़रूरी है। मैं फिर एक बार दोहराती हूँ कि असभ्य विचार ही असभ्य कृति के पीछे होते हैं, तो इसीलिए संस्कृति का अध्ययन करना ज़रूरी है। और फिर विवाह संस्कार का उदाहरण दे दे तो मुझे ऐसा लगता है कि जिनको विवाह करना है उस वर और वधू को थोड़ा सा टाइम, सेल्फ डेकोरेशन पे तो बहुत टाइम जाता है, तो सेल्फ डेकोरेशन और मेनू, इनका सब डिस्कशन का थोड़ा टाइम कम करके जो मंत्र कहकर हम नई जिम्मेदारी लेने वाले हैं वो थोड़ा समझने की कोशिश करें ना, तो बहुत अच्छा रहेगा। उसमें जो सप्तपदी के संस्कार है ना, तो उसमें हर वक्त एक एक प्रतिज्ञा देने के बाद पत्नी को सहव्रता भव ऐसा कहा गया है। तो कहीं भी एक भी मंत्र में स्त्री एक गुलाम है ऐसा इंटरप्रेट ही नहीं होता, ऐसा रेफर भी नहीं होता, सहव्रता कहा गया है। तो इसीलिए यह बात ध्यान में रखना ज़रूरी है। और फिर सूत्र काल के बाद ही स्त्रियों की स्थिति में भारत में अधःपतन शुरू हुआ। इसके बारे में एक और मुझे अच्छा रेफरेंस मिला कि प्राचीन काल में दंड विधान कैसा था, माने पनिशमेंट कौन कौन से प्रकार की थी? 5 प्रकार की थी। पहली थी वाक दंड, दूसरी थी धिक दंड, तीसरी अर्थ दंड, चौथा देह दंड और 5वां मृत्यु दंड। हम रेलेवेंस की बात कर रहे हैं ना, तो इसी भारत में ऐसे कुछ लोग थे कि जिनको वाक दंड और धिक दंड देने से समाज में सुधार आता था। लेकिन आज के ज़माने में वाक दंड माने किसी को गलत कृति करने पर अगर डांटा जाए तो उस आदमी को शर्म महसूस होती थी, इसको वाक दंड कहा जाता था। आज तो इसका कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। फिर है धिक दंड, धिक्कार करने के बाद भी गलत कृति रोकी जा सकती थी, इसका भी अभी भारत में कोई उपयोग नहीं होता। तीसरा है अर्थदंड, माने पैसा भरना, वो भी अभी कोई मायने नहीं रखता। तो अभी भारत के लोगों को सिर्फ देह दंड और मृत्यु दंड की बात समझ में आएगी क्या? कि ये जो संस्कृति ने हमें बहुत कुछ जो बेसिक गुडनेस इन ह्यूमन बीइंग है उस पर विश्वास करके इतना कुछ दिया है, उसको हम दुर्लक्षित क्यों कर रहे हैं? और फिर ये काम तो आप इतने सारे युवा लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आपको ही करना है। इसमें एक छोटी सी कठिनाई और है, शायद आपको लगेगा कि ये मज़े की बात है, लेकिन हर स्टेट में सास बहू की बहुत ही निरर्थक मालिकाओं में डूबे हुए इतने घर हैं ना,
तो आपसे घर से शुरुआत करने की बहुत ज़रूरी है। ये मुझे पता ही नहीं चलता इतने नॉनसेंस सीरियल्स महीनों तक लोग कैसे एंजॉय करते हैं, कितनी स्त्री शक्ति वेस्ट होती है उसमें। तो ये भी आपको काम करना है। आपके घर में जो जो लोग हैं ना, उनको कहना चाहिए कि ये सीरियल का टाइम थोड़ा सास बहू वाला टाइम कम करके आप थोड़ा स्वामी जी के विचार पढ़े तो बहुत अच्छा रहेगा। ये थोड़ी कठिनाई आपको फेस करनी पड़ेगी। तो साक्षरता और सुसंस्कृतता, इसमें जो फ़र्क है वो समझाने की कोशिश तो आपको ही करनी है। दूसरी है राष्ट्र कल्पना। राष्ट्र के बारे में स्वामी जी ने जो कहा है, स्वामी जी कितना योद्धा सन्यासी, राष्ट्रभक्त संत, ऐसे बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन मैं बस एक दो गिने चुने वाक्य पढ़ने वाली हूँ कि स्वामी जी ने क्या कहा है। रेलेवेंस की बात कर रहे हैं ना, इसीलिए मैं ये पढ़ रही हूँ कि वाई वॉज इट सो ईजी फॉर द इंग्लिश टू कॉन्कर इंडिया? It was because they are a nation, we are not. When one of our great men dies, we must sit for centuries to have another. They can produce them as fast as they die. ये जो है ना व्यक्ति पूजा का संप्रदाय, ये नहीं होना चाहिए। जैसे एपीजे कलाम जी के एक लेख में बहुत सुंदर बात की थी। वो बोले कि आप जब भी देश के बाहर जाएंगे तो भारतीय एक एक युवक और युवती हमारा राजदूत बन जाएगा, ऐसा हमारा बर्ताव होना चाहिए। तो स्वामी जी दूसरी जगह क्या कहते हैं? वी मस्ट कीप फ्री एंड ओपन कम्युनिकेशन विथ व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द माइंड्स ऑफ अदर नेशंस इफ़ वी रियली वांट टू बी अ नेशन अगेन। तो पूरे विश्व में क्या क्या होता रहता है, इसका अवेयरनेस हमें होना चाहिए। इसका अवेयरनेस होने के लिए भारत छोड़कर दूसरे देशों में जाकर सेटल होने की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए ब्रेन ड्रेन रोका जा सकता है। इसीलिए मैंने वाक्य ज़रूर पढ़ा। तो ये जो राष्ट्र कल्पना है ना, इसका भी थोड़ा जो प्राचीन संस्कृति का जो संदर्भ है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए मैं बताने वाली हूँ कि ऋग्वेद में भी राष्ट्र ये शब्द आया है, लेकिन तब तो भारत का मैप अलग था, तो वहाँ उसका मीनिंग था राज्य का भूप्रदेश, ऐसा था उसमें। और ऋग्वेद में देवी सूक्त आता है, वहाँ देवी भी कहते हैं अहम राष्ट्री। राष्ट्री का मतलब है मैं जगत या राष्ट्र की स्वामिनी हूँ, तो वहाँ राष्ट्र शब्द हमें मिलता है। और फिर ये देश को मातृभूमि कहने की हमारी जो परंपरा है ना, वो भी अथर्व वेद तक जा पहुँचती है। पृथ्वी को माता कहते हुए राष्ट्र को की गई प्रार्थना अथर्व वेद में हमें मिलती है, जहाँ सामर्थ्य और तेज की प्रार्थना की गई है। और ऋषियों ने ऐसा कहा है कि हमें दीर्घायुष्य मिले, जागृत होने वाले हम आत्म बलिदान के लिए भी सिद्ध हो। तो ये जो हमारा राष्ट्रभक्ति का मूल है वो वेदों तक जा पहुंचता है। तो इससे क्या मालूम होता है कि पूर्व परंपरा का अभिमान, मातृभूमि का अभिमान और हमारा भाषा का अभिमान, ये सब मिलकर राष्ट्र कल्पना बनती है। और एक इंटरेस्टिंग रेफरेंस ऐसा है कि तैत्तिरीय संहिता में, तैत्तिरीय माने यजुर्वेद की संहिता में राष्ट्रभृत होम ऐसा एक संदर्भ मिलता है। आपको लगेगा होम हवन ये तो ऋषि मुनियों का काम है, हम क्यों करें? क्योंकि यज्ञ की कल्पना उतनी लिमिटेड होती है ना, जैसे फायर अल्टार है, चीटी है, समिधा है, पुरोहित है, बस होम हवन हो गया। लेकिन यज्ञ में जो रूट वर्ब है यज, उसका मीनिंग है देव पूजा, संगतिकरण और दान। ये जो पहला मीनिंग है कि देव पूजा माने किसी एक देवता की पूजा नहीं, जो हमारे हमसे सद्गुणों से श्रेष्ठ है उसकी पूजा, उसका मतलब है देव पूजा, वो यज्ञ में अपेक्षित है। दूसरा शब्द है संगतिकरण, माने लोगों का संगठन, ये अपेक्षित है। और तीसरा है दान, माने जिसको मदद की ज़रूरत है उसको वो देना, इसका मतलब है दान। तो यज्ञ यानी सिर्फ एक कर्मकांड नहीं है, उसमें देव पूजा, संगतिकरण और दान, ऐसा यज धातु का अर्थ है। तो इसीलिए ऐसे ऋषि मुनि तो हम सब बन सकते हैं, ऐसा स्वामी जी ने कहा है। इसीलिए मैं राष्ट्रभूत होम का मैंने यहाँ रेफरेंस दिया। स्वामी जी क्या कहते हैं कि बी यू ऑल ऋषिज एंड सेजेस। व्हाट इज मेंट बाय अ ऋषि? द प्योर वन। बी प्योर फर्स्ट एंड यू विल हैव पावर। तो ऐसे ऋषि मुनि बन के राष्ट्र के लिए होम करना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो इसीलिए राष्ट्र कल्पना का थोड़ा जो प्राचीन इतिहास है उसका रेलेवेंस मैंने आपको बताया। और तीसरा जो है वो जो हम लोग करते हैं इकोलॉजी और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन में हम थोड़ा काम करते हैं। मेरा दूसरा पीएचडी पक्षी शास्त्र पर था, तो उस विषय में जो स्वामी जी ने मार्च फॉरवर्ड कहा है ना, वो ध्यान में रखते हुए मैंने ये अध्ययन करने की कोशिश की। तो मैंने क्या किया कि वेदों से लेकर आज तक ऑलमोस्ट जो जो मिले, तो 500 600 आई वेंट थ्रू ऑल द टेक्स्ट, और जो जो पक्षियों के संदर्भ मिले
वो आज के आधुनिक पक्षी शास्त्र में जो इन्फॉर्मेशन है उसको कितने मिलते जुलते हैं ये देखने की कोशिश की। तो इसीलिए ऑर्निथोलॉजी में कुछ अगर एडिशन हो जाए वो मेरे लिए महत्वपूर्ण था। और इसके लिए मुझे ऐसा अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला कि आज जो मॉडर्न ऑर्निथोलॉजिकल नॉलेज है उससे हमारा जो नॉलेज है वो 70% मिलता जुलता है। जब के ज़माने में बाइनोकुलर ये सब नहीं था, तब किए गए जो ऑब्जर्वेशंस है वो बिल्कुल मिलते जुलते हैं। ये मेरे लिए बहुत महत्व की बात थी। और जाते जाते ऐसे भी बहुत सारे रेफरेंस मिले कि जैसे आज के जो हिंदी और मराठी गाने हैं ना, उनमें पक्षियों को बहुत फालतू के काम दिए जाते हैं, संदेश वगैरह ले जाने के। लेकिन प्राचीन संदर्भ अगर देखें ना, तो वहाँ जो शास्त्र चर्चा करते थे, गुरुकुल होता था, वहाँ के जो पेड़ों पर तोता और मैना ऐसे बहुत सारे पक्षी रहते थे ना, वो शास्त्र चर्चा करते थे। और गुरुजी आने तक ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठते थे ना, तो पक्षियों का शास्त्र चर्चा पढ़ के वो भी काम करते थे। ऐसा रेफरेंस, इतना मैच्योर रेफरेंस हमें मिलता है। और दूसरा कंस्ट्रक्शन के बारे में है कि ऐसा कहा गया है कि जहाँ जहाँ एक्टिव नेस्ट हो, एक्टिव नेस्ट माने नेस्ट है उसमें अंडे है या बच्चे हैं, इसको खगनिलय ऐसा शब्द यूज़ किया है कि खगनिलय जहाँ जहाँ है ऐसा एक भी पेड़ कंस्ट्रक्शन के लिए मनुष्य ने नहीं उखाड़ना चाहिए। अगर ये डूज और डोंट्स फॉलो करें तो बिल्डर लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगी। लेकिन उसका थोड़ा तारतम्य देखकर हमें संस्कृति की जो ये मैच्योरिटी है ये समझने की ज़रूरी है। और वेदों से लेकर कुछ मैंने ये जो शीर्षक था ना, डीपर अंडरस्टैंडिंग, इसीलिए रेलेवेंस की कुछ बात समझाने के लिए मैंने थोड़े आधुनिक उदाहरण दिए और प्राचीन काल के उदाहरण दिए। शायद ये ऋग्वेद सामवेद ये सब संस्कृत में है, लेकिन आज के हमारे ज़माने के लिए ये जो विवेक वेद है ना, कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, ये जो विवेक वेद है ये सब पढ़ने की हमारी ही जिम्मेदारी है। धन्यवाद।